चलिए, सबसे पहले तो अध्याय 6 है, आप लोग देख चुके हो। अध्याय का नाम क्या है? ऊतक। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? कोशिका के बारे में पढ़े थे। कोशिका क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। और जो है कोशिका में क्या क्या होता है वो सारे उसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हम लोग पढ़े कि कोशिका को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले कोशिका भित्ति, इसके बाद यानी कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जिसको बोलते हैं, इसके बाद उसमें कोशिका द्रव्य, इसके बाद केंद्रक। इसके बाद कोशिका द्रव्य के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े कि उसमें बहुत सारे अंगक होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गाल्जी का उपकरण हो गया, ये सब पढ़े थे। उसी प्रकार से हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़े। केंद्रक में क्या होता है? डीएनए होता है। ये सब के विषय में पढ़े हम लोग। फिर हम लोग पढ़े कि 2 प्रकार के कोशिका होता है, एक प्रोकैरियोटी, एक यूकैरियोटी होता है। प्रोकैरियोटी में क्या पढ़े थे? जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। यूकैरियोटी में क्या पढ़े थे? जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है। तो अब उस अध्याय को आप लोग जो है रिवाइज कर लिए हो, वो अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया ना। हम लोग अब जो है अगले अध्याय पढ़ेंगे, यानी अगले अध्याय का मतलब कि अध्याय 6। और अध्याय 6 में चैप्टर का नाम क्या है? ऊतक है। तो ऊतक की अगर हम लोग बात करें तो ऊतक क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि ऊतक क्या है। तो देखिए, जब बहुत सारे जीव, ऐसे हम लोग पर्यावरण में क्या देखे? बहुत सारा जीव देखे क्या कि एक कोशिकीय देखे और बहुकोशिकीय देखे। बहुत वैसे जीव है जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, एक ही कोशिका में पूरा जीव विकसित होता है, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और कुछ बहुत सारे जीव हैं जो बहुत जटिल प्रक्रिया से बने हैं और बहुत बड़ा बने हैं, तो उसको बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। यानी कि जिस शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिल करके होता है, वो उस जीव को क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए, बहुकोशिकीय जीव की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे, जब एक ही प्रकार के कोशिका मिल जाते हैं, और जब बहुत सारे एक ही प्रकार के कोशिका मिल जाते हैं तो ऊतक का निर्माण हो जाता है। होता क्या है कि बहुकोशिकीय जीव को कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है, विशेष अंग विकसित होता है। हम लोग एक कोशिकीय जीव के विषय में भी पढ़े और बहुकोशिकीय जीव के विषय में भी पढ़े पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें किसी भी कार्य करने के लिए बहुत सारे अंग विकसित होते हैं, अलग अलग विशेष कार्य करने के लिए अलग अंग विकसित होते हैं। जैसे खाने के लिए अलग से मुंह विकसित है, पाचन करने के लिए पाचन तंत्र विकसित है, श्वसन करने के लिए श्वास से संबंधित अंग विकसित है, चलने के लिए पैर विकसित है ना, यानी काम करने के लिए हाथ विकसित है, सुनने के लिए कान विकसित है। यानी कहने का मतलब कि बहुकोशिकीय जीव में सभी कार्य को करने के लिए श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन एक शब्द है, यानी कि मतलब कि काम करने के लिए अलग अलग अंग विकसित होता है। तो ये अंगों का निर्माण कैसे होता है? तो एक अंगों का निर्माण कोशिकाओं के समूह से होता है। तो जब एक ही प्रकार के कोशिका के समूह मिल जाते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। कोई पूछेगा कि ऊतक क्या है, तो आप लोगों को बस एक लाइन में बता देना है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जब एक ही प्रकार के बहुत सारे कोशिका एक साथ मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? ऊतक का निर्माण हो जाता है। और जब बहुत सारा ऊतक मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है। समझ लीजिए इस बात को कि हम लोग का शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इस शरीर का गठन कैसे हुआ। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। सबको पता है कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है। अब जब एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है, तो ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक की परिभाषा अब आपको याद करके रखना होगा। ऊतक का डिफिनेशन की एक ही प्रकार के बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है या समूह बनाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं।
अब देखो ढेर सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग का निर्माण बनाते हैं। किसका क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अंग का मतलब हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अंग है। जैसे पाचन तंत्र में हम लोग बात करें तो आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब क्या है, अंग है। और जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, एक ही कार्य करने वाले, एक विशेष कार्य करने वाले बहुत सारे अंग आपस में जुड़े होते हैं, तो सब अंग जब मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं अंग तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। और देखिए हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करने के लिए अनेक प्रकार के अब अंग तंत्र होता है। जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र वाला सभी अंग मिल जाएगा तो पाचन तंत्र हो जाएगा। और अब उसी प्रकार से श्वसन वाला यानी श्वास लेने वाला जितना भी अंग है सब आपस में मिल जाएगा तो श्वसन तंत्र हो गया। उत्सर्जन करने वाला सब अंग मिल जाएगा तो वो हो गया उत्सर्जन तंत्र हो गया। और सभी तंत्र मिला दें तो सभी तंत्र मिला के क्या बनता है, एक शरीर बनता है। क्या बनता है, शरीर बनता है। तो इस प्रकार देखिए हमारी शरीर की संरचना होती है। सबसे छोटी इकाई कोशिका हो गया, कोशिका बहुत सारा मिलेगा तो ऊतक बनेगा, ऊतक मिलेगा तो अंग बनेगा, अंग मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बनेगा, शरीर बनेगा। ठीक है, और शरीर बनेगा, ये वही शरीर में जीव होता है। अब समझते हैं हम लोग, अब चैप्टर में आते हैं तो ऊतक की कोई परिभाषा पूछे तो ऊतक की परिभाषा क्या है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, एक लाइन में। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब ऊतक की उपयोग क्या है हमारे शरीर में, ठीक है, ऊतक का उपयोग क्या है हमारे शरीर में, उसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। और इसकी उदाहरण, ऊतक का उदाहरण क्या क्या है, तो बहुत सारा उदाहरण है। ठीक है, अगर इसकी उदाहरण बात करें तो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, पेशीय ऊतक है, पेशीय ऊतक है, ठीक है, संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जाइलम ऊतक है, जाइलम ऊतक है, फ्लोएम ऊतक है, फ्लोएम ऊतक। ये सब ऊतक का उदाहरण है। हम लोग अगर ऊतक की बात करें तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। अब कौन कौन सा ऊतक होता है, तो कुछ ऊतक का उदाहरण भी आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो गया, तंत्रिका ऊतक हो गया, पेशीय ऊतक हो गया, संयोजी ऊतक हो गया, जाइलम ऊतक हो गया, और फ्लोएम ऊतक हो गया। अभी इस सभी ऊतक के विषय में हम लोग विस्तार से नीचे अध्ययन करेंगे कि जाइलम फ्लोएम ये सब क्या होता है। ठीक है, और ऐसे बहुत होता है, लेकिन इतना उदाहरण समझिए। और हमारे शरीर में ऊतक का आवश्यकता क्यों पड़ जाता है, या किसी जटिल जो शरीर है यानी बहुकोशिकीय जीव उसके शरीर में ऊतक की जरूरत क्यों है। तो देखिए ऊतक का जरूरत सबसे पहला नंबर में तो किसके लिए है, कि शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, शरीर के गठन को मजबूत बनाने के लिए ऊतक का जरूरी है। शरीर के निर्माण के लिए ऊतक का जरूरी है। विभिन्न प्रकार के अंगों के निर्माण के लिए ऊतक की जरूरी है। हमारे शरीर में अनेक, अभी तो बता रहे थे कि अंग, देखो अंग बनता है, ऊतक मिलकर के अंग बनता है। अब ऊतक ही ना हो तो अंग कैसे बनेगा, और अंग नहीं बनेगा तो अंग तंत्र नहीं बनेगा। यानी कि शरीर के निर्माण के लिए ऊतक की आवश्यकता है। और कौन सा शरीर, बहुकोशिकीय जीव वाला शरीर। ठीक है, तो इसलिए हमारे शरीर में ऊतक की बहुत जरूरी है। क्या पेड़ पौधे में भी ऊतक होते हैं, हाँ, तो जितने भी जीव बहुकोशिकीय हैं उस सभी में ऊतक की जरूरत है। तो पेड़ पौधा एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, तो पेड़ पौधा तो बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय नहीं बल्कि क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो इसलिए उसमें भी ऊतक विकसित होता है, उसमें भी कोशिका होता है। कोशिका चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो पादप कोशिका अलग पढ़े थे और जंतु कोशिका अलग पढ़े थे। पादप कोशिका में क्या पढ़े थे, कोशिका भित्ति पढ़े थे ना। तो इसीलिए आपको याद होगा कि पादप भी कोशिका से मिलकर के बना है, और उसमें भी बहुकोशिका होता है, यानी कि अंग उसमें भी विकसित होता है, ऊतक उसमें भी होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ऊतक का उपयोग देख लिए कि शरीर के निर्माण में ऊतक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊतक नहीं रहेगा तो अंग नहीं बनेगा और आगे क्रिया कुछ नहीं होगा। अब हम लोग जो है जंतु ऊतक और पादप ऊतक, यानी जो जंतु होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं, वो दोनों ऊतक के विषय में हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे।
पहले पादप ऊतक पढ़ लेंगे, इसके बाद जंतु ऊतक पढ़ेंगे। यानी पादप ऊतक यानी कि पेड़ पौधे में जो ऊतक पाए जाते हैं उस ऊतक के विषय में पहले जानेंगे। इसके बाद जंतु, जैसे कि हम लोग एक जंतु हैं तो जंतु ऊतक के विषय में हम लोग कुछ बाद में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किस ऊतक में पढ़ेंगे? पादप ऊतक। अब पादप ऊतक किसको बोलेंगे? तो जो पेड़ पौधे में ऊतक होगा उसको पादप ऊतक। उदाहरण के लिए देखो, जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक और ये सब ऊतक, अभी नीचे बहुत सारा ऊतक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये सब पादप ऊतक का उदाहरण है। तो सबसे पहले पादप ऊतक के प्रकार की हम लोग चर्चा करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पादप ऊतक के प्रकार। तो देखिए, पादप ऊतक जो है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक विभाज्य ऊतक होता है और एक होता है अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक किसको बोलते हैं? जो विभाजित होते रहता है, यानी कि जो बढ़ते रहता है, उसको क्या बोलेंगे? विभाज्य ऊतक। ये देखो विभाज्य ऊतक लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि वे ऊतक जो हमेशा वृद्धि करते हैं और विभाजन होते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विभाज्य ऊतक। और एक होता है अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक किसको बोलेंगे? जो अस्थायी होगा, विभाजित नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि एक ऊतक है, अब उसमें विभाजित होकर के जब दो हो गया तो उसको विभाज्य ऊतक बोलेंगे। और एक ऊतक है और वो विभाजित कभी नहीं हो रहा, एक का एक ही रह जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अस्थायी ऊतक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो पेड़ पौधे में वृद्धि जो है किस ऊतक के कारण होगा? अस्थायी ऊतक के कारण या विभाज्य ऊतक के कारण? तब पेड़ पौधे में जो वृद्धि होगा विभाज्य ऊतक के कारण होगा, क्योंकि विभाजित तो होगा कोशिका और ऊतक, तब तो और फैलेगा। और नहीं तो मान लो कि एक कोशिका है, अब वो कोशिका विभाजित ही नहीं हो रहा है, तो उतना ही बड़ा का उतना ही बड़ा रह जाएगा। उसी प्रकार ऊतक एक है और अस्थायी है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो उसमें भी वृद्धि नहीं होगा। इसलिए विभाज्य ऊतक के कारण पेड़ पौधे में वृद्धि होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब देखो, विभाज्य ऊतक की हम लोग पहले चर्चा करेंगे, इसके बाद अस्थायी ऊतक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विभाज्य ऊतक की हम लोग अगर बात करें तो विभाज्य ऊतक जो है तीन प्रकार के होता है। विभाज्य ऊतक कितने प्रकार के होता है? तीन प्रकार के होता है। एक पार्श्व विभाज्य ऊतक, एक शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक और एक अंतर्विशिष्ट विभाज्य ऊतक। यानी कि पादप में विभाज्य ऊतक की बात करें तो कितने प्रकार के होता है? तीन प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है और अंतर्विशिष्ट विभाज्य ऊतक होता है। अब जैसे देखो, मान लो कि किधर किधर उपस्थित होता है। एक पेड़ बनाते हैं, ठीक है। अब एक सांकेतिक पेड़ बनाते हैं, एकदम सही वाला पेड़ नहीं बनाते हैं। देखिएगा, एक सांकेतिक पेड़ बनाते हैं। ये समझो कि एक पेड़ है, ठीक है, और ये समझो कि इधर वाला नीचे वाला और जड़ वाला भाग है। क्या वाला भाग है? ये जड़ वाला भाग है। और ये समझो शीर्ष वाला भाग है। ये कौन वाला भाग है? शीर्ष वाला भाग है। और ये वाला तना इसको बोलते हैं। और इसमें समझो कि ये क्या निकला हुआ? शाखा निकला हुआ। बस आपको इस संकेत रूप में समझना है। शाखा मतलब कि डोल पतई निकला हुआ है, ठीक है। और ये भी मान लो कि इधर पेड़ पौधा है तो उसमें डोल पतई बहुत सारा निकला होता है ना, ठीक है। ये सब निकला हुआ है। तो देखो, ये मान लो कि एक प्रकार का ही पेड़ दिया हुआ है। तो इस पेड़ में सब ऊतक उपस्थित होगा, अस्थायी ऊतक भी उपस्थित होगा, विभाज्य ऊतक भी उपस्थित होगा। तो विभाज्य ऊतक तीन प्रकार के, एक पार्श्व विभाजक, एक शीर्ष विभाजक, एक अंतर्विशिष्ट विभाजक। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है? तो पार्श्व, सबसे पहले क्या है? पार्श्व लिखा हुआ है ना। तो पार्श्व विभाज्य ऊतक का मतलब हुआ कि पार्श्व में विभाजित होता होगा। पार्श्व का मतलब होता है बगल में विभाजित होने वाला, ठीक है। तो इस पेड़ पौधा का बगल बगल कहाँ है? तो ये देखो, ये मोटा वाला भाग है, तो इसका ये सब क्या? बगल वाला भाग है। ये सब बगल वाला भाग है ना। तो इधर कौन सा ऊतक होगा? पार्श्व विभाज्य ऊतक होगा। विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक होगा। कहाँ पर होगा? ये बगल में होगा, ठीक है। इसके बाद शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक लिखा हुआ है ना। तो शीर्षस्थ का मतलब कि सिरों पर जो ऊतक होगा। सिरों का मतलब कि ऊपर चाहे नीचे।
ऊपर वाला को शीर्ष बोलते हैं, यहाँ देखो चोटी को शीर्ष बोलते हैं ना, तो यहाँ पर कौन सा ऊतक होगा? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होगा, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होगा। इसके बाद एक है अंतर विशिष्ट विभाज्य ऊतक। देखो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ कहाँ पर होता है? ऊपर शीर्ष में भी होता है, नीचे जड़ में भी होता है। यहाँ ये जड़ होगा ना तो जड़ भी नीचे बढ़ता है ना, जैसे पेड़ पौधे ऊपर शीर्ष के ऊपर बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार से नीचे भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अंतिम सिरा में जो है, ऊपर के भी सिरा में और नीचे की भी सिरा में कौन सा? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है। और देखो एक है अंतर विशिष्ट विभाज्य ऊतक। तो ये देखो जहां से ये डोल वगैरह शाखा जहां से निकलता है वहां पर अंतर विशिष्ट विभाज्य ऊतक होता है। विभाज्य ऊतक। अब देखिए इस सब का थोड़ा सा काम हम लोग समझते हैं। पहले नंबर में पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो पार्श्व विभाज्य ऊतक कहाँ पर होता है? तो पेड़ पौधा के जो तना होता है उसमें पार्श्व विभाज्य ऊतक होता है। अब तना में यहाँ पर क्या होगा? तना में पार्श्व विभाज्य ऊतक यानी कि विभाजित तो होते रहेगा, तो इसके कारण पेड़ पौधा की क्या होगा? मोटाई बढ़ेगा। क्या होगा? मोटाई बढ़ेगा और इसका अनुप्रस्थ काट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तना है, तना का मतलब समझ रहे हो ना, पेड़ पौधा के जो नीचे वाला भाग होता है, नीचे से ऊपर वाला, और इसके बाद डोल पत्ते फेंका हुआ रहता है ना, तो ऊ वाला को क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। अब तना किसके कारण मोटा होता है? देखो कुछ पेड़ पौधा लगाओगे तो शुरू में इतना पतला रहेगा, इसके बाद इतना मोटा हो जाएगा, इसके बाद इतना मोटा होते जाता है ना, तो किसके कारण होगा? पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण पेड़ पौधा की मोटाई बढ़ता है। समझ में आ रहा है? अब शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक देखो ये क्या होता है? तो ये देखो पेड़ पौधा ऊपर भी बढ़ते हैं और उसके जड़ नीचे भी बढ़ता है ना। तो पेड़ पौधा की जो लंबाई में वृद्धि होती है किसके कारण होता है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के कारण पेड़ पौधा की लंबाई में वृद्धि होता है। समझ में आ रहा है? पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होता है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के कारण होता है, क्योंकि इस शीर्ष में उपस्थित होता है तो ऊपर भी पेड़ पौधे बढ़ते हैं। ऊपर पेड़ पौधा देखो कुछ दिन के बाद इतना, फिर इतना, फिर इतना बढ़ते जाता है। समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे। अब देखो आगे हम लोग अगर चर्चा करें तो नीचे जड़ भी बढ़ता है, ठीक है। आप देखोगे कोई पेड़ पौधा, छोटा पेड़ पौधा के अगर उसको ये करोगे तो उसमें जड़ छोटा होता है, और जबकि पेड़ पौधा अगर बड़ा है तो उसका जड़ भी बड़ा होता है। तो किसके कारण जड़ बढ़ता है? तो यही शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के कारण। अब देखो अंतर विशिष्ट विभाज्य ऊतक ये क्या होता है? तो ये देखो जहां जहां ये टहनी वगैरह निकला हुआ होता है ना, उस सब में जो है खाली स्थान में ये अंतर विशिष्ट विभाज्य ऊतक उपस्थित होता है। किस कहाँ कहाँ होता है? तो जहां जहां मैंने खाली स्थान उपस्थित है पेड़ पौधा में, जहां जहां खाली स्थान, जहां जहां डोल वगैरह निकला हुआ है उस सब जगह डोल इसमें नहीं बोलेंगे हम लोग, शाखा बोलेंगे, ठीक है। शाखा विभाजन जहां जहां पर होता है वहां क्या होता है? अंतर विशिष्ट विभाज्य ऊतक होता है। ये क्या करता है? पेड़ पौधा को लचीला बनाता है। क्या करता है? ये पेड़ पौधा को लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है। अगर लचीला नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो टूट जाएगा ना। ये ऊतक पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं, साथ ही तने के खाली भागों में भी उपस्थित होते हैं। यह पादप में लचीला लाता है। इसके पास स्पष्ट केंद्रक लेकिन रसधानी नहीं होती। ये अंतर विशिष्ट वाला में एक चीज और समझ लेना है कि पेड़ पौधा में लचीलापन लाता है और कहाँ कहाँ पर होता है। अब देखो पेड़ पौधा का केवल ये मोटा वाला भाग थोड़ी बढ़ता है, उसमें जो डोल फेंका हुआ ये है तो इहो तो आगे बढ़ता है ना, तो इसमें भी अब आगे वाला में शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होगा। बगल ये भी तो मोटा होता है ना, तो इसमें भी पार्श्व विभाज्य ऊतक होगा। इसमें भी तो ब्रांच निकला हुआ रहता है, शाखा निकला हुआ रहता है, यानी कि हर भाग में सब उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है? और अंतर विशिष्ट जो है क्या करता है? लचीलापन लाता है, मजबूती लाता है, ठीक है। और इसमें जो है एक चीज और याद करके रखना होगा आपको कि रसधानी नहीं होता है। जो अंतर विशिष्ट विभाज्य ऊतक होता है उसमें रसधानी नहीं होता। रसधानी आप लोग जब कोशिका पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे, ठीक है, कि रसधानी क्या है। उसमें जो है पदार्थ संचित होता है, ठोस और गैसीय पदार्थ जो भी है उस संचित करने के लिए रसधानी का उपयोग करते हैं। और एक चीज
अब हम लोग ये विभाज्य ऊतक वाला खत्म हो गया, ठीक है। इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी। ये कहाँ पर होता है? ऊपर में होता है, तना में होता है, मोटाई के लिए उत्तरदायी है, शीर्षक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, अंतर विशिष्ट लचीलापन के लिए उत्तरदायी है। क्लियर समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब हम लोग अस्थायी ऊतक की चर्चा करेंगे। किस ऊतक की चर्चा करेंगे? अस्थायी ऊतक की चर्चा करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधा में दो प्रकार के ऊतक होता है, कि विभाज्य ऊतक और एक अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक की अगर हम लोग बात करें तो अस्थायी ऊतक क्या होता है? तो विभाज्य ऊतक जो धीरे धीरे, जो विभाज्य ऊतक जो होते हैं वही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? विभाजन की शक्ति खो देते हैं, यानी विभाजित होना बंद कर देते हैं और कोई विशेष कार्य अब करने लगते हैं, तो जिसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। यानी कि अस्थायी ऊतक क्या है? तो अस्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक से ही बना होता है। विभाज्य ऊतक धीरे धीरे क्या होते हैं? विभाजित होना बंद कर देते हैं। एक समय आता है तो विभाजित होना क्या कर देते हैं? वो बंद कर देते हैं, कोई विशेष कार्य करने लगते हैं, अपना जो पेड़ पौधे में उसका काम हो काम करने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे अस्थायी बन जाते हैं, ठीक है। अब उसी को क्या बोलते हैं? अस्थायी ऊतक। ये पूछा जाएगा कि अस्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो विभाज्य ऊतक से होता है। विभाज्य ऊतक ही कुछ दिन के बाद विभाजित होना क्या कर जाता है? बंद कर देता है, और वो बन जाता है अस्थायी ऊतक। अब अगला क्या है? सरल अस्थायी ऊतक। क्या है? सरल अस्थायी ऊतक। तो ये सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है? तो एक ही प्रकार के अस्थायी ऊतक से बने ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जैसे मान लो कि अस्थायी ऊतक क्या है? अभी बताया कि धीरे धीरे विभाजित होना बंद कर देता है विभाज्य ऊतक, तो उसको अस्थायी ऊतक बोलते हैं। अब एक ही प्रकार के जो अस्थायी ऊतक होगा उसी को क्या बोलेंगे? सरल अस्थायी ऊतक। यानी कि इसी को अस्थायी ऊतक को ही सरल अस्थायी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। अब सरल अस्थायी ऊतक बोलेंगे तो अब देखो हम लोग अगर बात करें तो ये कितने प्रकार के होता है? तो ये जो है सरल अस्थायी ऊतक जो है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। एक होता है पैरेनकाइमा होता है, एक होता है जो है कॉलेरेनकाइमा होता है, और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा होता है। यानी कि सरल अस्थायी ऊतक अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। सरल अस्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है? अस्थायी ऊतक से। अस्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है? विभाज्य ऊतक से। एक प्रकार का एक चैन है, एक प्रकार का एक कड़ी है। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, तो सरल अस्थायी ऊतक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब पैरेनकाइमा का। आप लोग पैरेनकाइमा के बारे में लिख चुके हैं ना? तो पैरेनकाइमा क्या है उसके विषय में अगर हम लोग बात करें तो देखो, पैरेनकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है। कैसा ऊतक है? सरल अस्थायी ऊतक है, जिसमें जीवित कोशिका होती है। इसमें कोशिका जो होती है क्या होती है? जीवित होती है। ये तो समझ में आ गया, सरल अस्थायी कोशिका। अब इसमें जो कोशिका है जीवित कोशिका है। कैसी कोशिका है? जीवित कोशिका है। यह ऊतक पौधे की सहायता प्रदान करती है तथा इसमें भोजन संग्रहित होता है। कुछ पैरेनकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। देखो, पैरेनकाइमा ऊतक सबसे पहले अस्थायी ऊतक है, सरल अस्थायी ऊतक है। यह जीवित कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसका एक काम है पेड़ पौधा को सहारा प्रदान करना। क्या काम है इसको? पेड़ पौधा का सहारा प्रदान करना। और देखो, पैरेनकाइमा में होता क्या है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पूछा जाएगा किस सरल अस्थायी ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो याद करके रखना होगा कि पैरेनकाइमा जो ऊतक होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब क्लोरोफिल जहां पर होगा वहां पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा तो भोजन का वहां पर बनेगा। क्या बनेगा? भोजन बनेगा। तो इसलिए पैरेनकाइमा में भोजन का भी संग्रह होता है। समझ में आ रहा है? पैरेनकाइमा ऊतक होगा उसमें क्या होगा? भोजन का भी संग्रह होगा। समझ में आया सब लोगों को? अब देखिए एरेनकाइमा क्या होता है? एरेनकाइमा नोट में आप लोग लिखे हैं अपने कॉपी में, लिखे हैं ना कि एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा क्या होता है कि जो पैरेनकाइमा कोशिका होता है, यही वाला कोशिका माने पैरेनकाइमा जो ऊतक होता है, यही वाला ऊतक बहुत सारे वैसे पेड़ पौधे माने कुछ पेड़ पौधे हैं जिसमें इस ऊतक में कुछ हवा भरी हुई रहती है, वायु उपस्थित हो जाता है, वायु भर जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा।
जैसे जलीय पौधे जो होते हैं, कैसा पौधा? जलीय पौधा, यानी जल में जो उगता है उसको क्या बोलते हैं? जलीय पौधे बोलते हैं। तो जलीय पौधे में जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है उसमें छोटा छोटा पुटिका होता है, उसमें वायु उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? वायु। अब उसी के कारण वो क्या होता है? पानी में तैरते रहता है। आप देखो कि जल के पौधा बहुत सारे हैं कि उसके पत्तियां ऊपर पत्तियां क्या होते? तैरते रहता है ना। तो तैरने के पीछे कारण क्या है? उसके ऊतक में वायु भरा हुआ रहता है, और वो वाला ऊतक को क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा ऊतक बोलते हैं। जैसे इसमें देखो कमल का फूल क्यों क्या देखे ऐसी तालाब लगा वगैरह में, कमल का पौधा जो होता है वो देखे हैं पौधा तालाब में? नहीं देखे आप लोग आज तक? देखी है। तो देखी है तो क्या होता है? उसका पत्ता ही डूबा हुआ रहता है कि तैरते हुए रहता है? बता। पानी में उसका पत्ती जो है ऊपर तैरते हुए रहता है ना। क्यों? नीचे क्यों नहीं रहता है? तो इसी के पीछे कारण है कि उसके जो ऊतक होते हैं उसमें वायु भरा हुआ रहता है, और उसी के कारण तैरते हुए रहता है। समझ में आया सब लोगों को? ठीक है। एरेनकाइमा यानी जिसमें वायु भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। ये जलीय पौधे में पाया जाता है। किस पौधे में पाया जाता है? जलीय पौधे में पाया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कॉलरेनकाइमा की, हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम लोग? कॉलरेनकाइमा। यह एक सरल अस्थायी ऊतक है। बात सही है कि सरल अस्थायी ऊतक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह सरल अस्थायी ऊतक है ना। आगे जो है इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। यह पौधे के लचीलापन लाता है एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्ण वृत्त में पा सकते हैं। देखो जो कॉलरेनकाइमा होता है ये एक सरल अस्थायी ऊतक है। कैसा ऊतक है? सरल अस्थायी ऊतक है। और यह जीवित कोशिका का बना होता है। किस कोशिका का बना होता है? जीवित कोशिका का बना होता है। आगे हम लोग बात करें तो इसका काम क्या है पेड़ पौधे में? तो पेड़ पौधा को सहारा प्रदान करना इसका काम है। पेड़ पौधा को मजबूती प्रदान करना काम है किसका? कॉलरेनकाइमा का। ठीक है। पेड़ पौधा को मजबूत बनाता है, सहारा प्रदान करता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? तो जैसे कि पत्तियां हो गया, पर्णहरित हो गया, ये सब में जो है, और हाँ उसी जगह में जो है ये सब जो है उपस्थित होता है कॉलरेनकाइमा। इसका उच्चारण करने आना चाहिए, कॉलरेनकाइमा। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग अगर बात करें तो अगला है स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा का क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक क्या है? तो ये भी एक सरल अस्थायी ऊतक है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? एक सरल अस्थायी ऊतक है। लेकिन इसका जो निर्माण होता है ना मृत कोशिका से होता है। कैसा? किस कोशिका का होता है? मृत कोशिका का होता है। जबकि ये दोनों जीवित कोशिका का होता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा किस कोशिका का, माने कैसा कोशिका होता है? मृत कोशिका का होता है। इसकी कोशिकाएं लंबी लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी लंबी, रेशा की तरह होता है। तब पूछा जाएगा कि रेशा की तरह किस ऊतक की कोशिका होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका होती है। ठीक है। ये मृत कोशिका होता है और रेशा की तरह होता है। किसके तरह होता है? रेशा की तरह होता है। इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी आकार लंबे और रेशा युक्त होती है। यह पादप को कठोर बनाता है। यह निम्नलिखित भागों में पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा का काम एक और है, पादप को कठोर बनाना, मजबूत बनाना। ठीक है। और आगे इसका जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तने में, सनवन बंडल के समीप। ये तना में स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पर पाया जाता है? तना में। तना समझते हो? पेड़ पौधा के कौन भाग को बोलते हैं ना? तना में पाया जाता है। और कहाँ? पत्तियों की सिराओं में पाया जाता है। पत्ती जो होता है, पत्ती समझते हो ना? मान लो कि एक पत्ती बना रहे हैं, ये देखो अब ई वाला जो ऐसे इसमें दिखाई रहता है, ये सब ऐसे दिखाई देता है, ये वाला, तो इसी को क्या बोलते हैं? सीरा बोलते हैं ना। तो इस सिराओं में भी कौन उपस्थित होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है। ये सब नहीं रहेगा ना तो पेड़ पौधा जो पत्ती है ना, पत्ती में कोई जान जीव नहीं रहेगा। इस सीरा के चलते ही पत्ती बढ़िया रहता है, और नहीं तो इस सीरा नहीं रहेगा। सीरा मतलब समझ रहे हो ना? अरे पत्ता ही तोड़ते हो तो उसमें रेघारी टाइप रहता है, उसी के कारण पत्ता मजबूत होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? झुक जाएगा, इसे मोरा जाएगा। ठीक है। खुला नहीं रहेगा। तो वो सब सहारा प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना किसका काम है? स्क्लेरेनकाइमा का। कहाँ कहाँ पर उपस्थित हो? तना में होता है और बता ही दिए।
और अगर हम लोग बात करें पत्तियों के सिरा हो, बीजों फलों को कठोर छिलके आदि में। अब जो बीज होता है, अब बीज आप लोग देखते हो तो बीज के ऊपर क्या होता है, एक कठोर छिलका लगा हुआ होता है, समझ में आ रहा है। तो वो छिलका भी किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। छिलका समझ रहे हो ना, जैसे आम समझते हो तो लोग, आम का अंदर जो गुठली होता है, अब गुठली के अंदर जामने वाला भाग होता है, जो हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हड्डी किसका बना होता होगा, स्क्लेरेंकाइमा का। अब नारियल सब लोग समझते हो, नारियल का रेशा, तो नारियल का रेशा जो है मजबूत होता है, फल के ऊपर कवर है एक प्रकार का, है ना, तो वो भी किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। समझ में आ रहा है। पूछा जाएगा कि नारियल के रेशे में कौन सा ऊतक पाया जाता है, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पाया जाता है। समझ में आ रहा है अच्छा सब लोगों को ना। और बीज के ऊपर जो कवच होता है वो भी किसका बना होता है, जैसे सब लोग बीज मतलब का बीज बता, कोई भी चीज का बीज ले लो, जैसे चना ले लेते हैं, तो चना जो होता है उसके ऊपर भी कवच होता है, आप जिसको भूसा बोलते हैं, जब उसको दरोगे तो उसमें से भूसा निकलता है ना, तो का चीज का कौन ऊतक का बना होता होगा, स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिग्निन की बात कर लेते हैं कि एक आप लोग अपने नोट कॉपी में लिग्निन लिखे होंगे कि लिग्निन क्या होता है, हाँ ना, लिखे है ना। तो देखिए लिग्निन की अगर हम लोग बात करें तो कोशिकाओं के दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट के कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। कोशिका जैसे देखो, एक कोशिका से दूसरा का कोशिका आपस में जुड़ता है तब तो ऊतक बनता है, कि एक कोशिका को दूसरा कोशिका से जोड़ने के लिए, जैसे ईंटा घर बनाने के लिए ईंट जोड़ा जाता है ना, तो एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, उसमें क्या उपयोग करते हैं, सीमेंट का उपयोग करते हैं, बालू का उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से एक कोशिका से दूसरा कोशिका को जोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, लिग्निन जिम्मेदार है, यानी कि वो सीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है, सीमेंट का काम करता है। आगे देखिए एपिडर्मिस एक शब्द लिखा हुआ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, तो एपिडर्मिस जो है पेड़ पौधे में पाए जाने वाला भी एक प्रकार का यदि परत है, ठीक है, पेड़ पौधे के ऊपर पाए जाने वाला भी एक प्रकार की का है बाहरी परत, सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस होता है। जिसे हम लोग के ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला त्वचा है ना, सबसे ऊपर वाला भाग है, तो पेड़ पौधा में भी सबसे ऊपर वाला भाग होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एपिडर्मिस बोलते हैं। यह सबसे ऊपरी परत है। यह शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादप में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। यह जल की हानि को कम करके पादप की रक्षा करती है। यह पौधे की बाह्य सतह प्रायः मोम जैसी जल प्रतिरोधी पदार्थों से बनी होती है। देखिए एपिडर्मिस की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी पौधे में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल जो शुष्क क्षेत्र में वही, सभी पौधे में जो एपिडर्मिस पाया जाता है। लेकिन एपिडर्मिस का काम क्या है, तो वही जो है जल के हानि को कम करना, मजबूती ऊपर से जो है उसको सुरक्षा प्रदान करना, एपिडर्मिस का काम है। जैसे हम लोग के ऊपर वाला त्वचा का काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना नीचे वाला को, तो उसी प्रकार से एपिडर्मिस का काम क्या है, पेड़ पौधा में नीचे वाला भाग को सुरक्षा प्रदान करना। ये देखो इसकी मोटाई जो है ना कम बेसी होते रहता है, जैसे कम बेसी जो मरुस्थल में पाया जाता है पौधा, मरुस्थल कहे या फिर शुष्क स्थान पर, जैसे राजस्थान क्षेत्र में, ठीक है, तो वहां के पौधे में एपिडर्मिस जो होता है मोटा होता है। क्यों मोटा होता है, तो इसलिए कि वहां के पेड़ पौधे को पानी कम मिलता है, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए कम पानी में उन लोगों को अपना जीवन यापन करना होता है। तो अगर उसमें ज्यादा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होगी तो पेड़ पौधा में पानी का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो उस जल की क्षति को रोकने के लिए पेड़ पौधे में क्या होता है, वहाँ के शुष्क क्षेत्र के पेड़ पौधे में एपिडर्मिस की परत मोटी होती है, ठीक है, ताकि जल का हानि कम हो, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया कम हो। यह एक मोम जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र में जब जाओगे ना तब ये सब वहां पर पता चलेगा कि अच्छा इसका पेड़ पौधा जो है वाष्प उत्सर्जन क्यों कम करता है, क्यों कम करता है, उसके पीछे कारण कि एपिडर्मिस उसमें मोटा होता है, यानी मोम जैसा उसमें एक पदार्थ होता है, ठीक है। पूछा जाएगा इसी ही परीक्षा में कि बताइए शुष्क क्षेत्र में जो है के पौधे की पत्तियों में जो है मोम जैसा एक पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं,
तो एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसका काम क्या है? तो जल की क्षति को कम करना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करना इसका काम है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे देखो ये क्या है, एक नोट और है। जिस प्रकार जंतु की शरीर त्वचा से ढका रहता है उसी प्रकार पादप की शरीर जो है इससे ढका हुआ है। ये तो बता ही दी, एपिडर्मिस से। हम लोग का शरीर जैसे त्वचा से ढका हुआ है उसी प्रकार से पेड़ पौधा के शरीर का से ढका हुआ है एपिडर्मिस। अब देखो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा, स्टोमेटा की अगर हम लोग बात करें तो जो पेड़ पौधा में जल की क्षति होता है पत्ती में स्टोमेटा पाया जाता है, जिसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। जैसे मान लो कि पत्ती है एक प्रकार का, तो इस पत्ती में क्या होता है? जल का वाष्प उत्सर्जन होता है। तो कैसे होता है? इसमें छोटा छोटा कोशिका होता है। क्या होता है? छोटा छोटा कोशिका होता है। अभी कोशिका में छोटा छोटा छिद्र होता है, रोम होता है। ठीक है, हम लोग के शरीर में क्या है? रोम है ना, रोमा है ना, छिद्र है ना। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे के भी शरीर में छिद्र होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। पत्तियों में होता है, खासकर किस में होता है? पत्तियों में। इसी के द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। इसी के द्वारा जल की क्षति होती है। श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, यह पादपों में छोटे छोटे रंध्र होती है जिसे स्टोमेटा कहते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। पूछा जाएगा वाष्पोत्सर्जन के उत्तरदायी कौन है? स्टोमेटा है। आगे हम लोग बात करें, आगे क्या लिखा हुआ है? क्यूटिन। क्या लिखा हुआ है? क्यूटिन। अभी क्यूटिन क्या होता है? तो यह जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है जो मरुस्थलीय पौधे में पाया जाता है। क्यूटिन देखो, आप लोग को शब्द याद करके रखना, ये सब जितना शब्द है ना उतना ही याद करना। क्यूटिन एक रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ जो मरुस्थलीय पौधे में पाया जाता है। खास करके किस पौधे में पाया जाता है? मरुस्थलीय पौधे में, यानी जहां पर पानी वानी कम होता है वैसे क्षेत्र में पौधे में पाया जाता है। इसका काम क्या है? जल के क्षति को कम करना। इसका काम क्या है? जल के क्षति को कम करना। जल के क्षति को क्या करना है? इसका काम है कम करना है। किसका? क्यूटिन का। अब देखिए आगे है सुबेरिन। एक लिखा हुआ है सुबेरिन। ये क्या होता है सुबेरिन? तो सुबेरिन भी पेड़ पौधा में पाया जाता है। ठीक है, यह ऊपरी भाग में पाया जाता है, पेड़ पौधे की बाह्य सतह में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? बाह्य सतह में। यह पादपों के छालों में पाए जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है जो पादपों में अंदर हवा और पानी के प्रवेश को रोकता है, यानी अवैध बनाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? छाल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? छाल में पाया जाता है। एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है। और इसका काम क्या है? कि पेड़ पौधा के अंदर वायु को, पानी को अंदर जाने से उसको रोकना, यानी कि अभेद्य बनाना, सुरक्षा प्रदान करता है। सुबेरिन भी एक सुरक्षा प्रदान करता है और इसका काम है कि पेड़ पौधा को अभेद्य बनाता है। जैसे कि मान लो कि बहुत ठंडा का मौसम है तो उस ठंडा से सुरक्षा कौन करता है? कम्बल लेके कोई उसको ओढ़ाता है पेड़ पौधा के? नहीं। तो उस सबसे सुरक्षा का काम किसका है? सुबेरिन का काम है। ठीक है, हवा मार चलता है, तूफान मार चलता है तो हम लोग एक कोना में लुका जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा कोना में लुका पाएंगे? नहीं, उसको सब संकट से गुजरना पड़ता है जहाँ वहीं। तो उस सब की सुरक्षा की क्या कौन करता है? पर्यावरण की सुरक्षा सुबेरिन करता है। ठीक है, जल हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, उस सब से सुरक्षा क्योंकि इसका काम है? सुबेरिन का काम है। समझ में आया सब लोगों को? अब हम लोग बात करेंगे और जटिल अस्थायी ऊतक की बात करते हैं। जैसे जटिल सरल अस्थायी ऊतक था उसी प्रकार से जटिल अस्थायी ऊतक पेड़ पौधे में होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे में दो प्रकार के कोशिका होते हैं। ये तो समझ में आ गया। अस्थायी ऊतक एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। कैसा होता है? जटिल अस्थायी ऊतक। तो जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, एक जाइलम ऊतक होता है और एक फ्लोएम ऊतक होता है। पेड़ पौधे में जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। तो जाइलम ऊतक का अगर सबसे पहले तो पूछता है कि जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक में अंतर बताइए। और सबसे पहले एक और क्वेश्चन बोलता है कि जटिल पादप के जटिल अस्थायी ऊतक कौन कौन होता है? तो पादप में पाया जाने वाला जटिल अस्थायी ऊतक क्या होता है? जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है।
इसका काम क्या है या निर्माण कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या है, इसको हम लोग जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम में अंतर जब समझ लेंगे तो हम लोग का एक क्लियर हो जाएगा कि जाइलम ऊतक क्या है और फ्लोएम ऊतक क्या है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम में आप लोग अंतर लिख चुके हो ना, कि जाइलम ऊतक का निर्माण जो है, किसका निर्माण की हम लोग बात करें, जाइलम ऊतक का निर्माण। ट्रैकिड्स क्या क्या से बनता है, जाइलम ऊतक बनता है, ट्रैकिड्स हो गया, वाहिनिका, ट्रैकिड्स वाहिनिका हो गया, वाहिका हो गया, जाइलम पैरेनकाइमा हो गया, और जाइलम फाइबर रेसा हो गया, जाइलम फाइबर रेसा हो गया। देखो इसका निर्माण जो है, अगर जाइलम ऊतक का निर्माण की हम लोग बात करें तो क्या से होता है, ट्रैकिड से होता है, वाहिनिका से होता है, वाहिका से होता है, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर रेसिस से होता है। कैसा होता है, जटिल अस्थायी ऊतक है। जबकि फ्लोएम ऊतक का निर्माण जो है कहाँ से होता है, चालनी नालिका होता है, साथी कोशिका होता है, और फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है, और एक होता है फ्लोएम रेसे होता है, तो सबसे पहला अंतर पूछा जाएगा कि जाइलम फ्लोएम अंतर क्या है, तो सबसे पहला अंतर बताएंगे कि जाइलम ऊतक का निर्माण जो होता है ट्रैकिड्स वाहिका है, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर रेसे से होता है, जबकि चालनी नालिका, साथी कोशिका फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम रेसे से होती है। फ्लोएम रेसे से फ्लोएम ऊतक का निर्माण होता है, पहला अंतर हो गया। दूसरा का अंतर देखो इसमें है कि इसमें ना अधिकतर कोशिकाएं मृत कोशिका होती है। इसमें क्या होती है, अधिकतर कोशिकाएं क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती है। इसमें अधिकतर मृत कोशिका होती है। क्या होती है, मृत कोशिका। जबकि ई वाला में क्या होता है, अधिकतर जीवित कोशिका होता है। पैरेनकाइमा ऊतक को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है, फ्लोएम रेसे को छोड़ करके, फ्लोएम रेसे को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है, जीवित कोशिका होता है। जबकि इसमें बाकी मृत कोशिका, बहुत सारा मृत कोशिका होता है, जबकि इसमें बहुत सारा जीवित कोशिका होता है। अगला अंतर की बात करें तो यह जल खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। इसका काम क्या है, तीसरा का अंतर की बात करें तो जल खनिज लवण ये सब का पेड़ पौधे को सभी भागों तक पहुंचाना किसका काम है, जाइलम ऊतक का काम है। जल खनिज लवण यानी जड़ से जितना चीज का अवशोषण होता होगा वो सब का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। और फ्लोएम ऊतक के द्वारा क्या होता है, तो जो पेड़ पौधे हैं उसके पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनता है, उस भोजन को पेड़ पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना किसका काम है, फ्लोएम ऊतक का काम। जाइलम को जल का पहुंचाना, फ्लोएम को जो है भोजन को पहुंचाना काम है। ठीक है, इसमें और अंतर की बात करें तो ये देखो केवल ऊपर ले जाता है, जबकि फ्लोएम से जो ऊपर फ्लोएम जो ऊतक होता है ऊपर नीचे दोनों ओर परिवहन करता है। तो इस प्रकार से आपको जो है पादप कोशिका समाप्त हो जाता है। ठीक है, पादप ऊतक इतना ही पढ़ना था। ठीक है, पादप ऊतक खत्म हो गया। कल हम लोग जंतु ऊतक के विषय में चर्चा करेंगे। किसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जंतु ऊतक के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।